Today we are going to discuss very important topic that is related to energy security of India, and it is related to um, the recent war and the choke points of war, and along with that the energy security of the Asia. सो ये जो क्राइसिस है ये स्टार्ट होता है योम किपर वॉर से। तो उसके बाद से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन होती है और रिसेंट डेज में ये महसूस किया जा रहा है कि एशिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नए अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे और एक ग्रुप में आना पड़ेगा जहां पर कई सारी चीज़ें जो होंगी कॉमनली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज एशियन एनर्जी सिक्योरिटी अलायंस। तो एक ऐसा अलायंस क्रिएट करेंगे लेसन्स फ्रॉम द हॉर्मुज डिसरप्शन कि अल्टीमेटली हर कंट्री की इकोनॉमी किसी न किसी फॉर्म में इससे अफेक्ट होगी या हुई है। जैसे रिसेंटली भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोगों को एनर्जी जो है वो सेव करनी है, हमारा जो पैसा है वो बाहर बहुत जा रहा है। तो उसमें 3 मेजर कंसर्न है कि आपको सोना कम खरीदना है और आपको फॉरेन ट्रैवल कम करने हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तब करने हैं, और उसके अलावा आपको पेट्रोल और डीजल बचाना है, क्योंकि इससे हमारी जो करेंसी है, जो फॉरेन जो करेंसी हम लोग कमाते हैं वो बाहर चली जाती है। कितना भी कमाएंगे अगर बाहर चला जाएगा तो फिर जो कंट्री में कमा रहा होता है, एफर्ट करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको दुख होता है कि ऐसा हो सकता है किसी तरह से बचाया जा सके। हालांकि उतना आसान नहीं है। इंडिया में एक गोल्ड को लेके एक अजीब सा वो पागलपन है कि गोल्ड होना चाहिए, और उसकी वजह से बहुत सारा जो गोल्ड है हम लोग इंपोर्ट तो करते हैं, फिर वो इकोनॉमी में आके आपके लॉकर्स में पहुंच के, बैंकों के लॉकर्स में पहुंच के वो स्टक हो जाता है, वो रनिंग कैपिटल में वो यूज़ नहीं होता। चलो खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट इसके साथ साथ हम लोगों ने रिसेंट डेज में हम लोगों ने महसूस किया कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई किसी भी कंट्री को ये वल्नरेबल कर देती है। जैसे इंडिया ने 1971 की बांग्लादेश जो ढाका जो वॉर थी, पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी, जिसमें बांग्लादेश कंट्री बनाई गई थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और इंदिरा गांधी के टाइम पर हम लोगों ने वॉर लड़ी, वॉर में सक्सेस भी मिली और बांग्लादेश अलग कंट्री हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी अपने पीक पर थी, पर इसी टाइम पे योम किपर वॉर होता है। उस वॉर में इजराइल एक पार्टी थी, उसके अलावा बाकी की जितनी थी, इजिप्ट थी, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें क्यूबा भी था उसमें, और जितने मतलब एंटी अमेरिकन, जितने प्रो अमेरिकन ग्रुप के जितने मेंबर थे सब उसके अंदर, एंटी अमेरिकन ग्रुप के जितने मेंबर थे, और इधर सिर्फ इजराइल था। और अल्टीमेटली उस वॉर में हो जाने के बाद तो पेट्रोल का प्राइसेस जो है, क्राइसिस जो है वो स्टार्ट होता है, पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो अपसर्ज हो जाते हैं, राइज हो जाता है। फिर उसके बाद से नई ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन होती है, ओपेक बनता है। उसके बाद से काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा चल रहा था। फिर जब जब अरबिक वर्ल्ड के अंदर इस तरह से कुछ वॉर होती है, जैसे 90s में हम लोगों ने देखा, फिर 2000 के आसपास देखा, तो ऐसा कुछ होगा तो पेट्रोल की सप्लाई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। उसमें एलपीजी गैस भी है, पीएनजी जिसको हमने डिस्कस किया था, और उसके अलावा पेट्रोल डीजल के साथ साथ एविएशन फ्यूल है। तो अल्टीमेटली पूरी इकॉनमी इफेक्ट होती है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने गैस की स्टोरेज से रिलेटेड जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेम टॉपिक, उसी से मिलता जुलता, कि आसियान अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दे शुड मेड एन अलायंस। द डिसरप्शन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज एक्सपोज्ड एशियाज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई। तो अल्टीमेटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो सारे बाहर से आते हैं, एशिया में कहीं नहीं होते। अगर हम मानते हैं तो वहाँ पर जाकर उन कंट्रीज़ में, अरबिक वर्ल्ड के अंदर जो है, बट बाकी की कंट्रीज़ में हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि इससे कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी कोई पालन दोबारा नहीं हो। देन प्रपोजल टू रीजनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है, एशियन एनर्जी कोलैबोरेशन कॉम्पैक्ट एईसीसी है, हिस्टोरिकल पैरेलल 1973 ऑयल क्राइसिस वहाँ से शुरू होता है। रीज़न था उसके पीछे योम किपर वॉर, और कभी कभी ये आता है और कभी कभी रेफरेंस देने के लिए यूपीएससी में यू कैन मेंशन दिस। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ सीरिया है, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, और बाकी अरेबिक वर्ल्ड की और सारी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। इसमें इजिप्ट भी आता है, और इस तरफ इजराइल था। तो योम किपर वॉर स्टार्ट होता है। अरब ऑयल एम्बार्गो लेड अ शार्प प्राइस एस्केलेशन एंड ग्लोबल रिसेशन उसके बाद शुरू होता है, जिसके बाद से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एजिटेशन शुरू होते हैं। तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ती है, क्योंकि इंडिया का जो मूड था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गया। रीजन उसके पीछे महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और उसके साथ साथ रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ हेनरी किसिंजर के अंदर।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई जाती है अंडर लीडरशिप ऑफ हेनरी किसिंजर, उस टाइम पे मिनिस्टर थे। देन की फंक्शंस क्या है आईएई का, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड कोऑर्डिनेशन क्राइसिस रिस्पांस। सबसे बड़ा तो यही है कि हम लोगों को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स डेवलप करना है। तो आप इसको देख लेना बेटा, ये आप ही लोगों के लिए हम लोग ग्राफिक्स बनवाते हैं। देन उसके बाद एनर्जी मार्केट इंटेलिजेंस की इनसाइट क्या है? मेजर एनर्जी डिसरप्शंस ऑफन लेड टू द इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, कंटेम्प्रेरी क्राइसिस, हॉर्मुज डिसरप्शन। हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है कि इस टॉपिक में क्या है। एंड इम्पैक्ट ऑफ एशिया क्या है? सिग्निफिकेंट डिसरप्शन ऑफ ऑयल एंड एलएनजी गैस, मेजर इकोनॉमीज अफेक्टेड, इंडिया, जापान, फिलीपींस इससे अफेक्ट होते हैं। चाइना क्यों नहीं इफेक्ट होता? उसके पास रशियन सप्लाई जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ मलक्का है, साउथ चाइना सी है, ताइवान स्ट्रेट है। इवन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNCLOS सप्लाई डिसरप्शंस रिमेन अ परसिस्टेंट रिस्क। तो जब सप्लाई नहीं आएगी, कितनी एफर्ट करके कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होती है, बहुत एफर्ट करने के बाद, पूरे कंट्री के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने के बाद, टैक्स रिफॉर्म्स के बाद, कई सारी चीज़ों के बाद कोई भी सरकार है डेमोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिश होती है। और उसी टाइम पर अगर पेट्रोलियम क्राइसिस आता है तो जितना उस सरकार ने किया होता है वो सारा एक ही टाइम पे कोलैप्स हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। रीज़न उसके पीछे ये कि जब पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर आदमी की जेब के ऊपर उसका बर्डन जाएगा, तो सरकार को क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं। अमेरिका में लगभग 7% के आसपास तेल महंगा हो गया है। इंडिया में अभी तक पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं, सरकार उससे बचना चाहती है। हमने डिस्कस भी किया था, एक्साइज ड्यूटी 10% तक कम कर दी है, स्टिल द प्राइसेस आर राइजिंग। नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंसी ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, एक्सपोजर ऑफ मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। उसके बाद नीड फॉर एशियन एनर्जी अलायंस। क्या करना पड़ेगा? शेयर वल्नरेबिलिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? जितनी भी हमारी सबकी अपनी अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं और सबकी कॉमन है। उसमें हाई डिपेंडेंसी एनर्जी इंपोर्ट है, एंड उसके बाद एक्सपोजर टू मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस वॉलेटिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड इकोनॉमीज, इनएडिक्वेट फोकस ऑन एशिया स्पेसिफिक रिस्क। तो हमारे ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा कि हम लोगों की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे ना ठीक करना है, हैंडल करना है। एशियन एनर्जी कोलैबोरेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैरीटाइम एनर्जी सिक्योरिटी है, सेफ गार्ड सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो वायर्स जाती हैं वो समंदर के अंदर से जो वायर जाती हैं उसका, और सी लाइन जो होती हैं इसको कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद एंश्योर अनइंटरप्टेड एनर्जी फ्लो। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग है, पूल डिमांड फॉर नेगोशिएशन बेटर प्राइसेस। तो बेटर हो कि सभी कंट्रीज मिलकर सामने आए, और जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम के प्राइसेस होंगे तो उन सब में बार्गेनिंग ये एज अ ग्रुप एक बार्गेनिंग कर सके, एज अ अलायंस बार्गेनिंग कर सके। देन उसके साथ रिड्यूस द एशियन प्रीमियम। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन कॉर्पोरेशन क्या है? जॉइंट R&D रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर जैसे बैटरीज हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन एनर्जी है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया इन सब टॉपिक्स को। और इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव्स हैं, सोलर एनर्जी है, जैसे सोलर अलायंस बनाया इंडिया ने। और उसके अलावा जो जो अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा सकते हैं, जैसे लिथियम आयन है, इसके अलावा कितने और आयन्स हैं जिनकी हम बैटरीज बना सकते हैं। उसमें कह रहे हैं कि सोडियम आयन भी है, उसमें आयरन आयन भी है, उसमें एल्यूमिनियम आयन भी है। अब जितने भी आयन्स होंगे उनकी उसको फाइंड करेंगे कि किस किस की बैटरी बन सकती है और लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होंगी। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन में क्या है? शेयर्ड डाटा सिस्टम है, क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। एशियन जो कंट्रीज हैं उनको डेवलप करना हुआ, एशियन अलायंस को डेवलप करना हुआ। चैलेंजेस ऑफ AEC क्या है? सबसे पहले ये है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, डाइवर्स गवर्नेंस सिस्टम अक्रॉस एशिया, लैक ऑफ कोहेसिव इंस्टीट्यूशनल यूनिटी। तो पूरे एशिया के अंदर जो है जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें एक जो आपको डाइवर्स सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर अलग सिस्टम है, जापान के अंदर अलग सिस्टम, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का अपना अपना सिस्टम है। पॉलिटिकल सेटअप की हम बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हेजिटेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेटेजिक रिजर्व। सबसे बड़ा इशू जो है आपस में रेवलरीज हैं, या आपस में किसी न किसी तरह से डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इशू जो है हमेशा रहता है। और उसके साथ साथ रिलक्टेंस इन अलाइनिंग प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज हैं, जियोपॉलिटिकल रेवलरीज हैं, स्ट्रेटेजिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हम लोग कभी एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हम सब की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हैं, बट एक कॉमन रिक्वायरमेंट सबकी है, दैट इज एनर्जी।
ठीक। पॉलिटिकली हम लोग डिफरेंट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बाद एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं, बट एनर्जी इज द ट्रुथ, उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। देन उसके साथ साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मैनी टाइम हमारे और चाइना के बीच में, चाइना फिलीपींस के बीच में, जापान चाइना के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। एनर्जी सिक्योरिटी reduces over dependence on what West Asia and geopolitical leverage and enhances Asia's bargaining power। तो वेस्ट एशिया के ऊपर, वेस्ट एशिया मतलब वही अरबिक कंट्रीज, और उसके साथ साथ क्लाइमेट ट्रांजिशन है, फैसिलिटेट्स रीजनल कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हमने डिस्कस किया। जितनी रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं या जो हो सकते हैं डेवलप किए जा सकते हैं, उनको डेवलप करना जरूरी है। वे फॉरवर्ड के हैं, बिगिनेड फंक्शनल कोऑपरेशन है, इमरजेंसी रिजर्व्स, डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, प्रमोट मिनीलैटरल ग्रुपिंग है, इंडिया जापान आसियान कोलैबोरेशन है, स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इंटीग्रेट क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, और रिन्यूएबल ग्रिड्स। उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसको ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को कई बारी क्लास में 3-4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जाके प्रीवियस क्लासेस में आप एक बार देख लेना जाके। की लाइन क्या है, एनर्जी डिसरप्शंस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड necessitates regional cooperation and resilience today depends only on national capacity but also on collective security framework। तो ये आइडिया यूटोपिया है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव ग्रुप्स एंड कलेक्टिव अलायंस, ये एक यूटोपिया है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी अपनी रेवलरी है, उसमें हर कंट्री अपने हिसाब से सोचती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, और एक कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट दूसरी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादातर केसेस में इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते, ज़्यादातर केसेस में। बट एनर्जी एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसमें हम चाहते हुए इकट्ठे हो सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना होगा, उनके ऊपर आपको थोड़ा यकीन भी करना होगा। देन कंक्लूजन आप लोग जाके देख लेना उसका।